Yes, students, today we will study about chapter number 3rd, gravitation. Yes, students, now we will study about chapter number 3rd, gravitation. देखिए ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया होगा कि फोर्स इज नेसेसरी टू मेक अ बॉडी मूव, कि हर एक बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए फोर्स कंपल्सरी होता है। दैट इज ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। वो एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए कंपल्सरी होता है। आप सपोज करिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ते हैं तो उसको वो नीचे गिरता है। आप देखिए वो नीचे गिरा तो उसमें भी मूवमेंट हुआ, उसमें भी आपको एक फोर्स की नीड हुई। देखिए ये फोर्स जो है वो अर्थ अप्लाई करती है, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स जो लगता है अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, ये फोर्स ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। एंड इट कैन बी कॉल्ड आल्सो ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे we can write the definition of gravitation. Definition of gravitation. देखिए हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, और आप क्या बोल सकते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड between earth and the object, earth and the object is called gravitational force. Gravitational force of the earth or called gravity. आप इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखिए आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट थे हमारे, ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन। वे एक बार गार्डन में बैठे हुए थे एक एप्पल के ट्री के नीचे। तो उन्होंने देखा कि व्हेन एन एप्पल फ्रॉम द ट्री फेल ऑन हिम, उनके ऊपर जब एक एप्पल का पेड़ से एप्पल गिरता है तो न्यूटन ने देखा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिया। तो उनकी इसी वजह से उन्होंने आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का सर्च किया। और इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे रेन फॉल्स होता है, बारिश की बूंदें गिरती है और झरने से पानी नीचे की ओर ही आता है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फैक्ट है, इन अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि अर्थ जो है हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये ग्रेविटेशन, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरता है इसी की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई करती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु को दूसरी वस्तु अट्रैक्ट करती है। एंड वी नो दैट every object every object in the universe attracts
every other object, every other object, यस यस स्टूडेंट, हर एक ऑब्जेक्ट इस संसार में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये आपने देखा कि जब कोई पानी की बूंद है वो गिरती है, ज़मीन पर गिरती है, टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर गिरती है, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, कि अर्थ ने उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर लिया। ये केवल अर्थ के बारे में ही नहीं होता है, अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हैं वे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बट वहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जब ऊपर से नीचे अर्थ की ओर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ही रखा है, ये भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब हम उस फोर्स को ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ नहीं बोलेंगे, तब हम ओनली ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, ओनली ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नव स्टूडेंट्स देखिए, हर एक छोटी बड़ी वस्तु एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है और इसी फोर्स से हम स्टडी करेंगे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन फोर्स से ही रिलेटेड है ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसमें क्या होता है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय, ये भी न्यूटन ने दिया था आपका, सो इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको न्यूटन ने दिया था इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, सपोज करिए एक ये है, एक ये है हमारे पास, इसका नेम ए और इसका नेम बी। इसका जो मास है वो m1 है और इसका जो मास है वो m2 है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सपोज करिए r है, दोनों के बीच की दूरी। यस स्टूडेंट्स, everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। अभी हमने आप ऊपर स्टडी किया था कि every object in the universe, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो यहाँ पर भी ये अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है यहाँ पर, ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स आपका एफ फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 मल्टीप्लाई m2। यस स्टूडेंट्स, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकेंडली क्या होता है इसमें, यही फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है किसके, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। सो वी कैन से फोर्स, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स। यस, सो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो टू इक्वेशंस आप देख रहे हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड से, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को एक जगह कंबाइन कर दें, और जब आप ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल लगाते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है
यहाँ पर ये जी आ गया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पर जो ये जी है कैपिटल जी, ये क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल जी, ये जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस स्टूडेंट, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू भी होती है कुछ, मैं बता दूं आपको, ये फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न रखना है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। और जी की वैल्यू देखिए, मैं आपको बता दूं जी की वैल्यू कितनी होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टी 10⁻⁻11। यस स्टूडेंट्स, और इसकी जी की यूनिट भी होती है स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यस स्टूडेंट, ये वैल्यू और इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला अपना जी का बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू एफ, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यस स्टूडेंट्स, ये भी एक फॉर्मूला आपका हो सकता है, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो स्टूडेंट्स इनकी यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स देखिए ये जो फॉर्मूला अभी आपने स्टडी किया है, इस पर बेस्ड आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल, ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल, एक बॉल पर ऑफ 1 किलोग्राम, जिसका मास है 1 किलोग्राम 1 kg, मास लाइंग ऑन द, मास लाइंग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर वो पड़ी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको गिवन होगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों गिवन है ये। मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और ये आपको दिया जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यस, और रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी भी आपको नीड होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, इट मीन्स अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट होगी, और वो आपको गिवन होगी 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻³ किलोमीटर। और जी की वैल्यू तो आपके पास होती है स्टूडेंट्स, गिवन होगी, नहीं होगी तो आपको नॉन होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए इसमें आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट मीन्स आपको इसमें क्या निकालना है, फोर्स एफ, ये फाइंड करना है। और एफ का फॉर्मूला आपने अभी अभी स्टडी किया है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपका फॉर्मूला लेना है स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 के प्लेस पर आप कैपिटल एम ले लेना, और आर के प्लेस पर कैपिटल आर ले लेना, क्योंकि m1 तो आपका जो है वो बॉल है, m1 आपका 1 किलोग्राम है, उस बॉल का मास, ये बॉल का मास है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैपिटल आर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये रेडियस है अर्थ की, अर्थ एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। नाउ स्टूडेंट्स पुटिंग द वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू
जी की वैल्यू देखिए आपको नॉन होनी चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अभी अभी आपको बताई गई थी। तो ये आपने पुट कर दी मल्टी 10⁻⁻11 मल्टी m1 की वैल्यू भी पुट कर दी। कैपिटल M की वैल्यू पुट करेंगे आप 6 मल्टी 10⁻24 किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपने पुट कर दिया। अपॉन में आपको आर स्क्वायर लिखना है। अब देखिए आर की वैल्यू वहाँ पर क्या गिवन है 6.4 मल्टी 10⁻³ किलोग्राम किलोमीटर सॉरी। लेकिन देखिए यहाँ पर किलोमीटर में नहीं मीटर में आपको लेनी होगी, तो ये आपकी आ जाएगी 6.4 मल्टी 10⁻³ और किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 पावर और ऐड हो जाएगी इसमें, तो 3×3 = 6 ये आपका मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लेंगे 6.4 मल्टी 10⁻6 और उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। देखिए इस कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वैसे तो ये कुछ नहीं है, फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट कर देते हैं, बट प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन की। अब देखिए आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए 6.67 और 6 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वगैरह देखिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपका यहाँ पर पुट कर देंगे। 10⁻24 है और 11 है, तो कितनी बच जाएगी आपकी 10 की पावर घट जाएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचेगा 13 बचेगी। अपॉन में आपका 6.4 का स्क्वायर है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट कर देंगे और 10 की पावर ये क्या हो जाएगी 6×2 = 12। अब देखिए यहाँ पर पावर तो आपकी 10⁻13 में से 12 पावर जा करके आपकी एक ही 10 बचेगा और मल्टीप्लाई में आप इसको इससे जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आएगा ये 0.98, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 9.8। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या फाइंड किया एफ फोर्स, तो 9.8 फोर्स का यूनिट आप लिखेंगे न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई वगैरह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। स्टूडेंट्स देखिए जिस तरह का न्यूमेरिकल अभी आपने ये ग्रेविटेशनल फोर्स का किया है, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे हम। सोलर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा अपना। देखिए सोलर सिस्टम में ये आपके प्लैनेट्स होते हैं। सबसे ये देखिए पिक्चर आप जो देख रहे हैं, दिस पिक्चर शोज द सोलर सिस्टम। ये जो पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम को शो करती है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा ये सन होता है यहाँ पर, ये सोलर सिस्टम के सेंटर पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। द प्लैनेट्स मूव इन ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते हैं कक्षा को, अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन। यस स्टूडेंट्स, ये जो बाकी के हमारे प्लैनेट्स हैं अदर प्लैनेट्स, ये सन के चारों ओर क्यों घूमते रहते हैं आपको पता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सन जो है इन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और ये भी देखिए यहाँ पर अर्थ है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उसके चारों ओर, ये अर्थ सन के चारों ओर अराउंड रिवॉल्विंग करती है। एंड द अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। और अर्थ जो है इस सन के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में रनिंग करती रहती है, दौड़ती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही घूमते रहते हैं। और देखिए अर्थ है, ये जो अर्थ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन।
अर्थ जो है सन के चारों क्यों घूमती है, ये आपने बता दिया कि भाई बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन, सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और मून देखिए, मून, मून आपका जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। क्यों घूमता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सन है और अर्थ है, ये घूम रही है, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है इस डायग्राम से देखिए। और ये मून जो है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसलिए मून इसके चारों ओर को घूम रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यस स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए केपलर, केपलर केपलर्स लॉ क्यों पढ़े हैं ये, क्योंकि केपलर जो है एक साइंटिस्ट थे, जोन्स केपलर उनका कंप्लीट नाम था। द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जिन्होंने सन के चारों ओर ये प्लैनेट्स घूमने के बारे में बताया था, उनका नाम था जोन्स केपलर। और उन्होंने ही अपने ये प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट जो है सन के चारों ओर घूमते हैं, उनके मोशन के जो लॉ दिए हैं वो केपलर ने दिए हैं, इसीलिए उनका नेम केपलर्स लॉ पड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, केपलर्स ने देखिए 3 लॉज दिए हैं, केपलर्स के जो मोशन के लॉ है स्टूडेंट्स, देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर, 3 लॉज ऑफ केपलर, केपलर के 3 लॉ हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के लिए भी, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ, ये यहाँ पर एक आपका सन होता है और ये प्लेनेट है, किसी भी एक प्लेनेट को हम ले लेंगे जो कि इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, इलिप्टिकल शेप में होता है, ओवल शेप में। और ये जो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, ये एक ओवल शेप में घूमता है। इसमें ओवल शेप में हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 2 फोकस बन जाती है, F1 एंड F2। यस स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी, फोकी जो होता है वो फोकस का प्लूरल वर्ड होता है स्टूडेंट्स, ऑफ द ऑर्बिट। यही फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, अब देखिए, अब जब बात ये आई थी कि भाई सन के चारों ओर ये प्लेनेट रिवॉल्व होता है, इसके अराउंड इट चारों ओर घूमता है, तो घूमना तो जो है एक सर्कल में ऐसे भी हो सकता है कि भाई किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसे घूम गए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, इस कंडीशन में नहीं होता है ये जो इसके चारों ओर सन के चारों ओर प्लेनेट घूमता है, तो ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ओवल शेप में, ओवल शेप में घूमता है, जो कि सन यहाँ पर साइड में होता है। एक तो फोकस F1 वो सन पर बनती है, दूसरी फोकस इधर इतनी डिस्टेंस छोड़ करके बनती है। यही आपका फर्स्ट लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ क्या है आपका, यस स्टूडेंट, सेकंड लॉ, देखिए सेकंड लॉ में भी यही आपका डायग्राम वर्क करेगा। ये आपका सन है यहाँ पर और 2 फोकस इसमें भी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, जो लाइन सन को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, द प्लैनेट टू द सन स्वीप ओवर इक्वल एरियाज, वो इक्वल एरिया स्वीप करती है। जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी में सुई चलती है तो वो इतने मिनट में इधर जितना एंगल बनाती है उतने ही मिनट में इधर इतना एंगल बनाती है, इक्वल होता है। ऐसे ही स्टूडेंट इसमें होता है, जब प्लैनेट्स अराउंड द सन घूमते हैं तो जितना एरिया यहाँ पर
ये प्लेनेट इसके सन के सेंटर से बनाते हैं। ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है A1, यहाँ पर जो मैंने ये आपका डार्क किया हुआ है, ये A1 जो एरिया है, और इधर दूसरी साइड में उतना ही एरिया कवर करता है, उतना ही एरिया स्वीप करता है A2। तो ये एरिया A1 और A2 इक्वल होता है स्टूडेंट्स। सो वी कैन से और वी कैन राइट A1 इज इक्वल टू A2। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टाइम भी इक्वल लेता है। ये जितने टाइम में इधर इसने ये एरिया कवर किया है, उतने ही टाइम में ये एरिया कवर किया है। सो वी कैन राइट T1 इज इक्वल टू T2। तो देखिए सेकेंड लॉ क्या हो गया, एरिया स्वीप द एरिया आर इक्वल, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। देखिए मैं मेनली आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ तो हमारा क्या था कि सन के चारों ओर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स अराउंड करते हैं, घूमते हैं, मूव करते हैं। और सेकंड लॉ आपका क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द इक्वल टाइम बाय द प्लैनेट। प्लैनेट ने जो इक्वल टाइम में यहाँ पर एरिया स्वेप्ट किया है, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ये आपका सेकंड लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड लॉ। देखिए थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से अटेंशन दीजिए। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस देखिए क्या होती है, आर होती है, पीछे आपने स्टडी किया है। मीन डिस्टेंस क्या है, आर ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मीन डिस्टेंस का क्यूब है, क्यूब आर क्यूब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द टाइम टेकन स्क्वायर। जो टाइम लिया उसने उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन राइट स्टूडेंट्स आर क्यूब is directly proportional to t square, and in this way we can write r cube is equal to constant multi t square। क्योंकि आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आप हटाते हैं तो वो वहाँ पर इक्वल आ जाता है, इक्वल आएगा तो कांस्टेंट आएगा। अब देखिए ये टी स्क्वायर इसके अपॉन में ले लीजिए, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने ये थर्ड लॉ स्टडी किया, केपलर का थर्ड लॉ, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। देखिए दैट इज इनवर्स स्क्वायर रूल। वो क्या है आपका, इनवर्स स्क्वायर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया है, एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला एफ इजकल टू GM1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आर स्क्वायर है आपका, ये फोर्स के अपॉन में है। इट मीन्स वी कैन से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस स्क्वायर। जो मीन डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। सो वी कैन राइट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपने वहाँ पर सेकंड नंबर पे स्टडी भी किया था। अब देखिए हमें डेरिवेशन करना है इसका, तो इसका डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यस एक फॉर्मूला है आपका सेंटीपिटल फोर्स का, आपने स्टडी किया है। फॉर्मूला फॉर सेंटीपिटल फोर्स एफ इजकल टू mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर। यस स्टूडेंट्स, ये कब होता है, जब सन के चारों ओर आपका कोई प्लेनेट मूविंग करता है तो उस प्लेनेट का जो मास होता है वो m होता है। और जब ये एक सर्कल में मोशन करता है तो ये फोर्स का फॉर्मूला लगता है mv² अपॉन आर। यस स्टूडेंट, ये v क्या है, इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से चलता है, और r इसका मीन डिस्टेंस है। नव स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में देखिए वेयर m इज कांस्टेंट, यहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का तो मास सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। मान लिया मून है, मून का ही मास ले लीजिए या अर्थ ले लीजिए, तो उनका ये जो मास है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट। और देखिए जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो उल्टा हो जाता है, प्रोपोर्शन आ जाता है, क्योंकि आपने स्टडी किया है प्रोपोर्शन हटाते हैं इक्वल आता है तो कांस्टेंट आ जाता है। अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स।
अब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ से m हट गया तो ये आपका प्रोपोर्शनल आ गया, तो f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, ये बच गया सेकंड, f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। यस स्टूडेंट, और v का एक फॉर्मूला आपने स्टडी किया था 2 पाई r अपॉन टी, ये आप शायद भूल रहे हो, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स, मोशन वाले चैप्टर में, जब आप एक सर्कुलर मोशन करते हैं वहां पर आपने स्टडी किया था v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, वेयर 2 पाई, ये 2 पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट है भाई, 2 पाई की वैल्यू चेंज थोड़ा ही होगी, 2 पाई की तो वैल्यू सेम कांस्टेंट रहती है। अब देखिए हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा इक्वल के प्लेस पर, तो क्या बचेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। यस, ये देख रहे हैं आप, v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए v का ये वैल्यू आया कि v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड का स्क्वायर था, बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यस जी हाँ, ये तो मैं आपको कराना चाह रहा था। आप देखिए v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारा ऊपर देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं, ये सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं आप, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर मैं v स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, देखिए तो, या आप ऐसा करिए, उसको छोड़िए, उसमें आपका थोड़ा ये टिपिकल हो जाएगा। अभी हम यहीं से लेते हैं क्योंकि हमने जो केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा है स्टूडेंट, तो उस थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है ये ऊपर जो यहाँ पर आता है ये क्यूब होता है, आर क्यूब होता है, आया आपको ध्यान, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आर क्यूब होता है यहाँ पर। अब इसको आर क्यूब बनाने की कोशिश करिए आप, हाउ टू, देखिए मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है ये कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप आर क्यूब बनाएंगे, आर क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जी हाँ, आर की मल्टीप्लाई करनी होगी। बट स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है, नोन है आपको, कि आर की मल्टीप्लाई हम ऊपर ही नहीं नीचे भी करेंगे, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आर की मल्टीप्लाई आपने कर दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वी स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टी आर, अपॉन में भी मल्टी आर। अब ऊपर तो देखिए स्टूडेंट्स आर क्यूब हो गया, ये नीचे वाले आर को मैंने 1 अपॉन आर करके अलग से निकाल लिया, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर और मल्टी 1 अपॉन आर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बन गया ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है बाई कैपलस थर्ड लॉ, बाई कैपलस थर्ड लॉ, ये कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट को तो हम हटा ही देते हैं, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब देखिए स्टूडेंट्स उसमें आ जाइए, जो सेकंड था आपका एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यस, वहां पर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, ये वैल्यू वहां पर पुट करूंगा मैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, तो वहां पर पहले से ही है, वी स्क्वायर की वैल्यू और पुट कर दी मैंने 1 अपॉन आर, तो अपॉन अपॉन में आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, एफ इज इनवर्सली, देखिए आपका ये आ जाएगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, यही आपका इनवर्स स्क्वायर रूल है, इसको आपको ध्यान से लर्न करना है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्री फॉल। देखिए अब हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्री फॉल, फ्री मीन्स आपको पता है क्या होता है, स्वतंत्र, और फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्वतंत्र गिरना। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देते हैं बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में,
तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में देखिए क्या है, द फॉलोइंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विदाउट एनी अदर फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल को इस डेफिनेशन में भी समझाया गया है कि फ्री फॉल है क्या। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ देते हैं और अर्थ पर वो एक ग्रेविटेशन फोर्स के साथ पड़ता है विदाउट एनी फोर्स, किसी फोर्स के लगाए बिना, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर आप ऊपर से किसी मकान की छत से किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा करके फेंकोगे तो वो फ्री फॉल नहीं होगा स्टूडेंट्स। जी हाँ, फ्री फॉल होता है जब आप किसी को बिना किसी अदर फोर्स के लगाए छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बंजी जंपिंग में देखा होगा, ऊपर से किस तरह से बंजी जंपर गिरता है, उसके पैरों में रस्सी बंधी होती है, आपने देखा होगा बंजी जंपिंग में। आपके टेलीविज़न पर ऐड भी आता है। ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इसके एग्जांपल के लिए एक पीसा टावर भी है, पीसा की मीनार जिसको बोलते हैं, इटली में है ये। वहाँ पर गैलीलियो ने अपना फ्री फॉलिंग का भी एग्जांपल लिया था। पीसा की जो पीसा टावर है, वहाँ से हम दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, वहाँ से दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को M1 और M2 को एक साथ छोड़ते हैं तो वे दोनों एक साथ ही ज़मीन पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्यों आते हैं? क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास तो दोनों के कांस्टेंट है। भाई कोई स्टोन आप डालेंगे तो वो अर्थ पर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो है ग्राउंड पर जब आता है सेम टाइम में आता है, उस पर कोई भी इफेक्ट आपका मास का नहीं पड़ता है। गैलीलियो ने भी बताया था, रॉबर्ट बॉयले ने भी इसका किया था ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। एक्सीलरेशन जो है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है, बट वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आप जो है एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं जो कि आपका लिया गया था वो, लेकिन आपको वैक्यूम में लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, विदाउट एयर, जहाँ पर एयर ना हो, क्योंकि उसमें एक रीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो एग्जांपल है फेदर एंड कॉइन। फेदर का और एक सिक्के का, पंख, फेदर बोलते हैं पंख, किसी पक्षी के पंख को ले लीजिए और एक कॉइन को ले लीजिए, सिक्के को, दोनों को छोड़िए एक साथ, तो वो दोनों एक साथ जमीन पर आते हैं स्टूडेंट्स। बट आपको लग रहा होगा कि जो फेदर है, पंख, वो तो आराम से आएगा, वो तो देरी से आएगा, लेकिन ये ऐसा होगा तो एयर में होगा। अगर आप इसी एग्जाम्पल को वैक्यूम में करें तो वहाँ पर दोनों एक साथ आएंगे स्टूडेंट्स। यस, एयर में एक साथ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ पर एयर उस पर अपना एक अपोजिट फोर्स अप्लाई कर देता है, इस वजह से उनका जो मूवमेंट होगा वो आगे पीछे हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी जो सेकंड चैप्टर आपने स्टडी किया था फोर्स एंड मोशन वाला, उसमें आपने एक्सीलरेशन स्टडी किया था स्टूडेंट्स, और एक्सीलरेशन को वहाँ पर बोलते थे ए। वहीं पर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ स्टडी किया था स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इजिकल टू एम ए। जी हाँ, एफ इजिकल टू एम ए। इसमें आपका ए क्या होता था? एक्सीलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडीड अबाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। यस, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपने कैपिटल जी लिख दिया तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा, अगर आपने स्मॉल जी लिख दिया तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो स्मॉल जी है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखिए अब हम इस एक्सीलरेशन के प्लेस पर जी राइट कर सकते हैं, एफ इजिकल टू एम जी।
यस वी कैन राइट एफ इजिकल टू एम जी, ये एक आपका फॉर्मूला होगा न्यू जो इस चैप्टर में आप इन दिस चैप्टर यू कैन यूज। अब देखिए ये एफ इजिकल टू एम में तो कब लगेगा आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा हो। यस स्टूडेंट्स, और एफ इजिकल टू एम जी आपका कब लगेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोशन कर रहा हो। यस स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल जी है आपका, इसकी वैल्यू अलग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, कैपिटल जी की वैल्यू आपको क्या बताई थी, 6.67 मल्टी 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसकी यूनिट है, ये ऊपर नीचे जाने पर अप्लाई होगा। और स्टूडेंट्स देखिए ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू होती है ये अर्थ पर होती है, अर्थ पर। यस स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप अर्थ से नीचे जाएंगे या अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है, हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, नाउ वी विल study about the relationship between G and G। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, अब हम वो स्टडी करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों वो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों जी आते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है एफ इजकल टू एम में, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले पढ़ेंगे आपने एफ इजकल टू एम में। अब चलिए यहाँ पर क्या है, ये जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला स्टडी किया है स्टूडेंट्स एफ इजकल टू एम में। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को ये बना देता हूँ, देख रहे हैं आप, ए इजकल टू एफ अपॉन एम, ए इजकल टू एफ अपॉन एम। भाई ए को मैंने इधर रख लिया, एम जो है वो एफ के अपॉन में चला गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया ए इजकल टू एफ अपॉन एम। अब मैं एफ की ये वैल्यू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कर दी मैंने ये पुट। अब ये आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन का अपॉन में। अब देखिए यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, कैपिटल एम बच गया जो कि अर्थ का मास है, और आर कैपिटल आर बच गया जो कि अर्थ का रेडियस है। तो ये बच गया आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जो ए था आपका उसके प्लेस पर हमने स्मॉल जी रख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी जो मोशन है वो वर्टिकली हो रही है, वर्टिकली, इसलिए आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज स्मॉल जी। इधर क्या आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और यू कैन से आप कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है। यस स्टूडेंट्स, अब इस पर भी ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फॉर्मूला आपने क्या स्टडी किया, जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ इजकल टू एम में वो फॉर्मूला होता ही है। अब ये क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। अब आती है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी का जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर स्टूडेंट्स वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि अर्थ के सरफेस से अपवार्ड या डाउनवर्ड जाने पर जी का वैल्यू आपका डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगी। अपवार्ड और डाउनवर्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज। जी की वैल्यू घटती है, ऊपर जाएंगे तो भी और नीचे जाएंगे तो भी, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये जो स्मॉल जी है स्टूडेंट्स, ये बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है।
ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है G=gm/r², लेकिन आप कहेंगे अरे सर इसमें तो m है, m तो मास होता है, फिर ये उस पर डिपेंड क्यों नहीं करता है। बेटा मैंने यहाँ पर कहा है स्मॉल m की बात है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का मास है। ये कैपिटल M है, ये अर्थ का मास है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। तो जो स्मॉल g है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, उसका मास कम है या ज़्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देख लेना चाहिए जो कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हो। देखिए एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए 2 किलोग्राम मास समवेयर इन स्पेस। किसी स्पेस में, कहीं किसी स्थान पर ये है। हाउ मच विल द एक्सीलरेशन ऑफ ए 7 किलोग्राम मास बी एट द सेम प्लेस। उसी प्लेस पर 7 किलोग्राम मास के लिए आपको एक्सीलरेशन बताना है, और 2 किलोग्राम मास के लिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 किलोग्राम मास। अब ये जो है 2 किलोग्राम मास के लिए है, तो 7 किलोग्राम मास के लिए क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि अभी अभी आपने स्टडी किया है कि मास पर तो डिपेंड करता ही नहीं है भाई। 2 किलोग्राम हो या 7 किलोग्राम हो तो ये थोड़ा ही घट बढ़ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। बिकॉज जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं आपका, इस फॉर्मूले में कहीं भी आपका स्मॉल m आता ही नहीं है, इसलिए आपका स्मॉल g की वैल्यू मास m पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपका 7 किलोग्राम हो या 2 किलोग्राम हो, एक्सीलरेशन जो पहले था वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पर आपको जी का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन मास ऑफ द मून, मून का मास गिवन है आपको 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ मून गिवन है 1740 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जी का वैल्यू आपको गिवन है, ऑलरेडी पता भी होना चाहिए। वैसे आप सोच रहे होंगे वो तो वैल्यू आपकी 6.67 होती थी। जी हाँ, 6.67 को आप 6.7 भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट। देखिए जी का वैल्यू फाइंड करना है, एम और आर आपको गिवन है। आर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर को मीटर बना लिया, जैसा कि पहले एक क्वेश्चन में भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आप किलोमीटर नहीं ले सकते हैं, मीटर ही आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्मूला ये है आपका G=gm/r²। इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, और वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्व करते चले जाएंगे, तो 6.7 और 7.4 की आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 1.74 की 2 टाइम्स, ऊपर 10⁻22 है, और ये माइनस की 11 है, ये 12 पावर ऊपर चली जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, और माइनस की 23 हो जाएगी, माइनस की 23 और प्लस की 22, तो माइनस की 1 बचेगी। अब ये आपका कैलकुलेट करने के बाद 16.3 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके देख लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो ये आपकी जो पावर -1 है, ये आपके डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टडी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पहले भी स्टडी की है मोशन वाले चैप्टर में। फर्स्ट इक्वेशन होती थी आपकी v=u+at, सेकेंड इक्वेशन s=ut+12at², एंड थर्ड इक्वेशन इज v²u²+2as। ये जनरल इक्वेशंस होती थी स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है, जिसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, और a एक्सीलरेशन, t टाइम होता था। बट नाउ यू विल स्टडी अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कि एक स्वतंत्र अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है, तो उसके लिए आप इक्वेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका जो a है उसके प्लेस पर तो g आ जाएगा, और s के प्लेस पर आपका h आ जाएगा, क्योंकि हाइट बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
जी के प्लेस पर ए और एच के प्लेस पर एस। ठीक है। अगर आपका ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है डाउनवर्ड्स, तो आपकी इन इक्वेशंस में प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर किसी को ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो आपका प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगी। v इजकल टू यू प्लस जी टी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। h इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और यही इक्वेशन आपकी माइनस में हो जाएगी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर कास्ट कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपका जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नियर अबाउट का सिंबल है, ये 10 के करीब ले सकते हैं। लेकिन आप जी की वैल्यू 10 तभी लेंगे जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 नहीं दी हुई है तो आपको 9.8 ही लेनी है, ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स को आपको अटेंशन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। व्हेन अ बॉडी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली डाल रहे हैं, ऐसे स्वतंत्र अवस्था में छोड़ रहे हैं बिना किसी फोर्स के, तो वहाँ पर आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान रखना है। ये यू की वैल्यू आपको जीरो लेनी है अपने आप से अगर आप फ्रीली किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। सेकेंडली, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको वी की वैल्यू जीरो लेनी है, फाइनल वेलोसिटी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यस, अब इन इक्वेशंस के बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पार्ट में है जो आपको स्टडी करने होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज टावर अ रिवर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। एक हाइट आपको फाइंड करनी है किसी ब्रिज टावर से, नदी पर कोई ब्रिज पुल है, वहाँ से किसी स्टोन को फ्रीली नदी में डाल दिया गया है। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस, और उस पत्थर ने वाटर के सरफेस को टच करने में 2 सेकेंड का टाइम लिया है स्टूडेंट्स, टाइम टेकन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट, आपको एच फाइंड करना है ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल से आपको एच फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हाइट ऑफ ब्रिज एच फाइंड करना है। टाइम टेकन कितना था, 2 सेकेंड्स। जी आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू इजकल टू जीरो। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली डाला जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर आप यू की वैल्यू जीरो लेंगे। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लग जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में ही ये सब आता है। एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज हियर। यू का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, टी का 2, 1/2, जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू 2, उसका स्क्वायर भी है। अब देखिए तो जीरो हो गया आपका, यहाँ से 2 से 9 पॉइंट, अच्छा ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 टाइम्स इसको काट दिया, दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आता है 19.6 मीटर। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस। देखिए, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इस बार ऊपर की ओर एक बॉल फेंकी जा रही है। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, और वो ऊंचाई तक 19.6 मीटर तक जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी इट मीन्स यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। एंड टाइम टेकन, क्योंकि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसमें आप वी की वैल्यू तो जीरो लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, और ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा ये भी टी भी आपको फाइंड करना है। ये गिवन वैल्यूज आपने लिख ली स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू आपको नोनी है। अब आप इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, बट यहाँ पर तो हमने माइनस लिया है। जी हाँ, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर की ओर इस बार बॉल को फेंका जा रहा है, और जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस का ही लेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, पुटिंग द वैल्यूज, वी का वैल्यू क्या पुट कर दिया, जीरो। यू फाइंड करना है आपको 2 मल्टी जी, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 19.6, इधर जीरो हो गया। इनकी देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब अभी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये थोड़ा आपका प्रॉब्लम में पड़ जाएगा।
अभी देखिए यू स्क्वायर को इधर रखा, इनको सबको इधर ले आए हम, प्लस का साइन हो गया आपका, और इनके हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिए स्टूडेंट्स, थोड़ा इजी हो जाएगा फैक्टर, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर से जो पेयर बने हैं उनमें से एक एक हम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आपको पता ही है मैथ्स में। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। यस, मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यू इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। नाउ अभी आपको टी भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी आपको जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे आप, क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस ही लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो v जीरो हो गया आपका, 19.6 हो गया, ये अभी आपने फाइंड किया है, g का वैल्यू 9.8 मल्टी टी, तो यहाँ से देखिए ये 9.8 मल्टी टी माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बच गया, तो 9.8 अपॉन में आकर के ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 सेकेंड। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, t इक्वल टू। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, किसी क्रिकेट बॉल को जो है 20 मीटर की हाइट से गिरा दिया जाता है, तो इसमें आपको 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं। ये फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, आपको स्पीड फाइंड करनी है जब वो बॉल जो है ग्राउंड पर पड़ती है। सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम, टाइम फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट टेक्स टू फॉल थ्रो दी साइड, जब उसे ऊंचाई से गिराया जाता है। देखिए यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो अब आप जी की वैल्यू 10 ही लेंगे, ये आपकी गिवन वैल्यूज है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर पहले आपने कौन सा इक्वेशन यूज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ही सुटेबल होता है, फर्स्ट नहीं लग पाएगा, सेकंड नहीं लग पाएगा। देखिए थर्ड इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करने पर आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड सेकेंड पार्ट, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अभी आपको टी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज करना होगा, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो वैल्यूज पुट करने पर आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 टी इक्वल टू 20, तो 10 से डिवाइड करके आपका टी का वैल्यू क्या आ गया 2 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन्स टू फॉल, तो ये जो है गिरने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अभी ऊपर की ओर एक बॉल को इतनी स्पीड से फेंका गया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, वी क्या होगा, जीरो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, एच फाइंड करना है, जी का वैल्यू 9.8। अब आप कौन सा इक्वेशन इसमें यूज, बाय थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेंगे स्टूडेंट्स, प्लस नहीं, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड वी गेट दिस, देखिए वैल्यूज पुट करने पर आपका एच आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11.4 मीटर आपका एच आ जाएगा हाइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a piece of stone is thrown vertically upward, it reaches the maximum height in 3 seconds. If the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square directed towards the ground, calculate the initial velocity by of the stone with which it is thrown upward. ये चलिए आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स, करके देखना हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a stone is dropped from a height of 20 meter. First one is how long will it take to reach the ground, and second, what will be its speed when it hits the ground. जी की वैल्यू आपको इसमें लेनी है स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको करना है, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अदर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपका देखिए लास्ट टॉपिक है,
इस पार्ट का, मास एंड वेट। इन दिस टॉपिक यू हैव टू स्टडी अबाउट मास एंड वेट। देखिए मास और वेट दो चीज़ें होती है। अब मास को भी जानते हैं आप, वैसे तो वेट को भी जानते हैं, लेकिन जानते आप दोनों में से किसी को नहीं है रियल में। तो अगर आपको देखा जाए, देखिए अभी पता चल जाएगा इस चीज़ का। देखिए सपोज करिए आप 5 किलोग्राम 5 kg पोटैटोज मार्केट से लेकर आ रहे हैं, और आपसे कोई पूछ ले भाई, या आप ही किसी दूसरे से पूछ ले, तो आप पता है क्या पूछोगे उससे? आप पूछोगे भाई ये जो पोटैटोज आप लाए हैं आलू, इनमें कितना वजन है? वो बड़े अच्छे से बहुत सहजता से आपको बताएगा भाई 5 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम लाया मैं। आपने पूछा कितना वजन है, उसने बता दिया 5 किलोग्राम है। दोनों रॉन्ग। यस, बोथ आर यू रॉन्ग, आप दोनों ही गलत हैं। क्योंकि 5 kg 5 किलोग्राम जो आपने वजन पूछा है वो वजन नहीं है, वो मास है, मास। क्योंकि वजन को तो इंग्लिश में वेट बोलते हैं, वो मास है स्टूडेंट्स 5 किलोग्राम, वो उसका वेट नहीं है। उसने भी आपको गलत बता। क्योंकि अगर आप वजन पूछ रहे हैं, वेट पूछ रहे हैं, तो वेट तो मास में जी की मल्टीप्लाई करके आएगा। 5 किलोग्राम में 9.8 की मल्टीप्लाई करके तब आपका वेट आएगा। और 9.8 को हम नियर अबाउट 10 मान लेते हैं, तो 10 5 जा 50, तो आपका 50 न्यूटन आएगा। तो आपको उसे क्या बताना चाहिए था कि भाई जो मैं आलू लेकर आ रहा हूँ पोटैटोज, इसमें आपने वजन पूछा है, तो वजन तो भैया इसमें 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन। बट वो डर जाएगा, अरे हाँ 50 न्यूटन वो, उसको ये नहीं पता कि मैंने 50 न्यूटन बोला है, न्यूटन, किलोग्राम नहीं। किलोग्राम अगर हम बोलेंगे 5 किलोग्राम, तो हम वेट नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं मास। यस स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मास पूछेंगे तो किलोग्राम में बताना है, वेट पूछेंगे तो न्यूटन में बताना है, न्यूटन में। ये जो जितनी भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में खरीदते हैं, खरीद कर लाते हैं, ये मास होता है स्टूडेंट्स, वेट नहीं होता। बट हमारी सोच है, हमारी समझ है, हम इसी तरह से समझते हैं। लेकिन आज आपको क्लियर पता चल गया कि वो हमारा मास होता है, ना कि वेट। वेट अगर निकलेगा तो उसमें जी की मल्टीप्लाई होगी मास में। क्यों होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो F इजकल टू एम में होता है, F इजकल टू एम जी होता है। ये फोर्स जो होता है ये W के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। भाई किसी भी चीज़ पर कितना वेट पड़ेगा, जितना उस पर फोर्स लगेगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कितना फोर्स लगाएंगे जितना उस पर वेट पड़ेगा। तो W और F दोनों एक चीज़ें हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं W इजकल टू एम जी। तो W कैसे निकलेगा वेट? G की मल्टीप्लाई होगी मास में, तब आपका वेट निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। सो वी कैन से अबाउट मास, मास के बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, जो उसके अंदर कंटेन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट वेट? वेट के बारे में क्या कह सकते हैं? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि उसमें जी तभी तो वर्क करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मास और वेट है, ये मास जो तोला जाता है, ये तराजू से तोले जाते हैं। तराजू को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस। अब देखिए बैलेंस भी हमारी 4 टाइप्स की तो होती है। देखिए एक तो कॉमन बैलेंस होती है, एक केमिकल बैलेंस, एक डिजिटल बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस। कॉमन बैलेंस आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉमन बैलेंस जो जैसे कि आप देखते हैं आमतौर पर, वो कॉमन बैलेंस होती है। केमिकल बैलेंस कैसी होती है? जो सुनार गोल्ड स्मिथ रखते हैं अपने पास। और डिजिटल कैसी होती है? जिसमें नंबरिंग में आपकी मेजरमेंट आती है। स्प्रिंग बैलेंस कैसी होती है? आपने देखा होगा जिसमें हैंग करके हम किसी भी चीज़ को तोलते हैं। नव स्टूडेंट्स, एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून
इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। चंद्रमा पर, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप देखोगे तो वो अर्थ पर उसका जो वेट होगा उसका 1/6 हो जाएगा। यस, अर्थ पर जो उसका वेट था उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो मून पर उसका वेट आ जाएगा। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मान लिया 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करके 10 न्यूटन। इसका एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ ए बॉडी इज 9 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट। अगर उसका मास 9 किलोग्राम है तो वेट निकालना है। W इजकल टू mg फॉर्मूले से आप उसका वेट निकाल लेंगे, 9.8 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 88.2 न्यूटन। अगर इस बार आपको मास दिया और वेट गिवन है 49 न्यूटन और मास आपको फाइंड करना है। भाई वेट दे दिया इस बार और मास फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर W इजकल टू mg से m क्या आ जाएगा W/g, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 किलोग्राम। भाई अगर आपको वेट दिया जाएगा तो आप मास निकाल सकते हैं W इजकल टू mg से, और अगर आपको मास दिया जाएगा तो आप W निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है आपका, ए मैन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। अर्थ पर उसका वेट 600 न्यूटन है W। व्हाट इज द हिज मास, मास निकालना है तो m इजकल टू W/g करके 10 से डिवाइड कर दिया। भाई g की वैल्यू उसने 10 दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो अब उसका आ गया ये 60 किलोग्राम। अभी आगे उसने इस क्वेश्चन में पूछा है, इफ द ही वर टेकन टू द मून, अगर उसे मून पर ले जाएं, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, उसका वेट 100 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है भाई 6 से डिवाइड करके उसका वेट आएगा मून पर। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, तो मून पर उसका मास कितना होगा भाई 60 किलोग्राम ही तो होगा। जो अर्थ पर मास है वही मून पर मास होगा। क्यों होगा, क्योंकि बताया था मास का भी चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, मास तो सेम रहता है चाहे वो अर्थ पर जाए चाहे वो आपका मून पर जाए। 60 किलोग्राम अर्थ पर था तो मून पर भी 60 किलोग्राम ही रहेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द मून, तो मून पर जी बताइए कितना होगा, जी निकाल लेते हैं। भाई W इजकल टू mg फॉर्मूला लगाएंगे तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा W/m, 100/60 इजकल टू 10/6 डिवाइड करके आएगा 1.66, जिसको आप नियर अबाउट लिख देंगे 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन वेट ऑन द मून, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। मास उसका कितना है 70 किलोग्राम, ये वेट नहीं है बेटा, क्योंकि किलोग्राम जिसके आगे लिखा रहता है वो मास होता है। और जी कितना गिवन है, दे रखा है इस बार 1.63 जी की वैल्यू। अब W इजकल टू mg लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर क्या आ गया 114.1 न्यूटन। मास कितना रहेगा भाई, मास तो 70 किलोग्राम ही रहेगा, मून पर हो या अर्थ पर हो, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो है ये पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर 3 का ये कंप्लीट होता है। अभी सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।